तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन पटेल। आज हम लोग क्लास 9th की का एसएसटी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस की सिटी में एकदम अलार्म सा माहौल हो गया था। अलार्म सा माहौल का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पे बहुत ही सिटी अलर्ट में थी और किंग ने ट्रूप्स को कमांड दे दिया था सिटी में जाने के लिए और बहुत सी अफवाह फैल गई थी। ध्यान दीजिएगा, र्यूमर्स का मतलब अफवाह होता है। आप ये वाली लाइन पढ़ सकते हैं, र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी। तो र्यूमर्स फैल गई थी कि किंग जल्द ही आर्मी को ये कमांड देगा कि वो सिटीजन्स के ऊपर फायर करना शुरू कर दे। फायर का मतलब होता है दोस्तों गोली चलाना, जैसे आप लोग जानते होंगे, गोली बंदूक या तो बिल्कुल एकदम फायर करना सिटीजन्स के ऊपर, वो कमांड देगा। ये र्यूमर फैल गई थी। कम से कम 7,000 मैन और वुमेन गैदर हुए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को बिल्कुल तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और फाइनली कम से कम 100 पीपल्स ईस्टर्न पार्ट की सिटी के ईस्टर्न पार्ट पे मार्च करना शुरू करे और वहाँ पे बेस्टाइल जेल जो कि एक प्रिजन था, फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल, तो उसे उन्होंने स्ट्रॉम कर दिया। स्ट्रॉम्ड मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। जहाँ पे उन्हें बहुत सारे होर्डेड एम्यूनेशन रखी हुई थी राजा ने। और तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों दोस्तों, बेस्टाइल जेल को आखिर उन्होंने तोड़ा क्यों? बेस्टाइल की जो बिल्डिंग थी उसे क्या तोड़ा, यह हम लोग आगे लेसन पढ़ के जानेंगे। और ये अभी बीच का ही पार्ट यहाँ पे दे दिया गया है इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे अब बेस्टाइल जेल को क्यों तोड़ा तो मैं भी एक ही अभी लाइन बताऊंगा, आगे आपको बहुत से रीजन मिलेंगे। क्योंकि बेस्टाइल जेल राजा की डेस्पोटिक पावर थी जो कि उसे दर्शाता था। तो डेस्पोटिक पावर का मतलब है कि वो ऐसे फैसले लेता था जो कि पब्लिक के हित में नहीं रहते थे, तो उसे हम डेस्पोटिक पावर कह सकते हैं। तो जो राजा की डेस्पोटिक पावर थी उसका प्रतीक था दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने बेस्टाइल के जेल को तोड़ दिया। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पेज पे आता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इस अगले सेंटेंस को। तो इन 1774 लुइस 17 ऑफ द बर्बन फैमिली किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो इन 1774 दोस्तों डेट याद रखिएगा आप, लुइस 17 जो कि बर्बन फैमिली का था, उसने फ्रांस का राजा बना वो। और उसने 20 साल की लड़की से मैरिड किया जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी एंटोइनेटे। और जब उन्होंने अपने राज में एंटर किया या फिर फ्रांस के जब वो राजा बने तो फ्रांस का एकदम ट्रेजर खाली था, जो कि आप लोग को याद रखना है कि उनका ट्रेजर जब खाली था जब उन्होंने ज्वाइन किया फ्रांस, मतलब फ्रांस के जब राजा बने। तो आप तो ये क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो अब इसके बहुत से रीजंस हैं, नियरली मैं आपको 5 रीजंस बताने वाला हूँ। ये 5 रीजन को याद रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोग के में द फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे। तो पहला रीजन जो है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो बहुत साल से जो फ्रांस था वो वॉर में इन्वॉल्व था। अब वॉर में इन्वॉल्व था तो उसके ट्रूप और बहुत से मेंटेनेंस को कॉस्ट लगते हैं जिससे कि वॉर चलती है। तो उन्हीं कॉस्टेस की वजह से फ्रांस की जो फाइनेंशियल हालत थी वो ख़राब होते जा रही थी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे फ्रांस के। तो एक रीज़न ये है कि आप लिख सकते हैं फ्रांस वॉज इन्वॉल्व्ड इन वॉर फ्रॉम फॉर मैनी ईयर्स। तो ये पहला रीज़न है दोस्तों। अब दूसरा रीज़न ये है कि द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल। तो प्लेस ऑफ वर्साइल जो जहाँ पे राजा रहता था, आप लोग कह सकते हैं कि ये राजा का महल है, जैसे कि अमेरिका में द वाइट हाउस आपने सुना ही होगा, वैसे ही ये प्लेस ऑफ वर्साइल फ्रांस के राजा रहते थे वहाँ पे। तो अब
कॉस्ट तो लगेगा ही ना उसे मेंटेन करने के लिए, और वो बहुत ही आलीशान सा कोर्ट, मतलब एक आलीशान सा महल था। आलीशान, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब ये आलीशान है, एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल। तो मतलब कॉस्ट तो लगेगा बहुत सारे, मतलब अब मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्वेंट को पैसे देना, और बहुत से ऐसे रीजंस रहते हैं जिसमें कॉस्ट लग जाते हैं। तो इसको भी मेंटेन करना पड़ रहा था राजा को, तो उससे भी पैसे और ट्रेजरी खाली होती जा रही थी। अब तीसरा रीजन ये है, अंडर लुइस 17 ने, जो कि फ्रांस का राजा था, उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई, और वो भी ब्रिटेन से। और ब्रिटेन क्या था, फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे दुश्मनी थी फ्रांस फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाई थी। तो ये हो गया थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन ये है कि फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग पर। तो ये नहीं है दोस्तों, यही फोर्थ रीजन ये भी है कि यहाँ पे जब वॉर में बहुत से पैसे लगे उसे, तो उसे बहुत सारा मतलब क्रेडिट चढ़ गया उसके ऊपर, माने हम लोग कह सकते उधार चढ़ गया। तो अब वो कितना था, 2 बिलियन लिवरिस का। तो लिवरिस क्या होती है, LIVRES, लाइवर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो लाइवर्स फ्रांस की करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज चलती है आप लोग जानते होंगे, वैसे ही फ्रांस में लिवरेज चलती थी। तो 2 बिलियन लिवरेज का यहाँ पे उधार चढ़ चुका था, और जो लेंडर्स थे जिन्होंने ये क्रेडिट दिया था, अब वो 10% का इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिए लोन पे, फ्रेंच गवर्नमेंट पे। तो और बढ़ते जा रही थी, मतलब इंटरेस्ट लग लग के 2 बिलियन लिवरेज से और बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे अब राजा भी बहुत दिक्कत में पड़ चुका था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट, जो कि राजा था, उसने सोचा कि अब मुझे अगर राज संभालना है तो मुझे टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो राजा यही सोच रहा था कि अब मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो और यहाँ पे अब एक और रीज़न जो मैं बताने वाला था वो ये है कि बहुत से एक्सपेंसेस जो कि सिटी में भी लग जाते थे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ खुलवाना, कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑफिसेस को रनिंग करना, इसमें भी बहुत सारा कॉस्ट लग जाता था, जिसकी वजह से भी ट्रेजर जो कि खाली था किंग का। तो यहाँ पे अब जो स्टेट था वो फोर्स करने लगा इनके टैक्स को देने के लिए। अब हमारा जो एक मेन टॉपिक आता है कि अब सोसाइटी क्या थी, मतलब वहाँ की सोसाइटी किस तरह की थी। जैसे आपने पढ़ा ही होगा 8th क्लास में कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, जो कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो वैसे ही क्या यहाँ पे भी सोसाइटी डिवाइडेड है? तो बिल्कुल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है। तो इस डायग्राम, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। तो यहाँ पे फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें 3 स्टेट होते थे। तो फर्स्ट स्टेट जो होता था उसे हम क्लर्जी कहते थे। तो क्लर्जी क्या होता है दोस्तों? क्लर्जी ये होता है जो कि चर्च से रिलेटेड हो। जैसे ब्राह्मण्स में हमारे पूजा करने वाले वो पंडित से रहते थे, बहुत से रहते थे। तो यहाँ पे क्लर्जी में फ्रांस में जो फर्स्ट स्टेट था, यहाँ पे 3 स्टेट में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, जिसमें चर्च के कुछ ऑफिशियल्स या चर्च के फादर फॉर एग्जांपल ये आते थे क्लर्जी में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माने जाते थे। और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, और इसके लोगों को हम नोबल्स कहते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स और जमींदार्स फॉर एग्जांपल, ये आते थे नोबिलिटी में। और थर्ड एस्टेट में थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस क्यों बने हैं दोस्तों? तो वो 3 बॉक्सेस यहाँ पे इसलिए बने हैं क्योंकि ये इनका रिच होने का दर्शाता है। थर्ड स्टेट में जो टॉप में है, जो कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, इनके पास मनी था दोस्तों, पैसा था इन लोगों के पास। ये थोड़े प्रोमिनेंट थे पर ये थर्ड स्टेट में थे। और पीजेंट एंड आर्टिजियन जो कि थर्ड स्टेट में भी थे पर थोड़े बहुत एजुकेटेड थे वो। और जो थर्ड स्टेट के फर्स्ट ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ये सब पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा। पीसेंट एंड आर्टिजियन थी उतना नहीं पढ़े थे पर पढ़े ही थे। स्मॉल पीजेंट, लैंड लेबर, सर्वेंट, ये सब मतलब नॉन एजुकेटेड थे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे सोसाइटी बटी हुई थी।
तो आगे हम लोग यहाँ टैक्सेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स और पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, तो जो कि सोसाइटी है ये कि एक फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब टैक्स लेने का जो सिस्टम होता है हम उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। और द टर्म ओल्ड रेजाइम, तो ओल्ड रेजाइम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी एक मेन क्वेश्चन है कि ये सोसाइटी जो बटी हुई है फ्रांस में, जैसा आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तो इस जो डिवाइडेशन किया गया है इसे ओल्ड रेजाइम कहा जाता था। ओल्ड रेजाइम का मतलब होता है वो पुराने रीति रिवाज, हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। 1789 के पहले इसे ओल्ड रेजाइम ही कहा जाता था, क्योंकि ये 1789 के बाद एबॉलिश हो गया था, क्योंकि 1789 के आस पास ही फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आप लोग को बताया नहीं, तो रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज आना किसी भी सोसाइटी में, हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस में मोनार्की रूल चल रहा था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, तो हम लोग उसका आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसमें ही ध्यान दीजिए। तो अब देखिए फ्यूडल सिस्टम, तो मैंने बताया जैसे आपको कि ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। तो टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाते थे, चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो पीजेंट थे यहाँ पे जो और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ही बस टैक्स देते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं दिया करते थे, जो कि बहुत ही बड़ी मेन प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आया, क्योंकि थर्ड स्टेट वाले बस ही देते थे टैक्स, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी थर्ड स्टेट वालों के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो क्लर्जी वाले जो थे, फॉर एग्जांपल चर्च फादर, तो इनके पास भी टैक्स आया करता था। तो टैक्स कौन कौन देता था इनको, जो कि पीजेंट एंड जो आर्टिजियंस हैं और स्मॉल पीजेंट और लैंडलेस लेबर हैं, सिर्फ ये दो ही, मतलब दो ही ये बॉक्स है, जो नीचे के ये दो बॉक्स हैं, ये दो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो ये दो बॉक्स वाले बस ही क्लर्जी को देते थे टैक्स, जिसे हम लोग टाइथ्स कहते हैं। टाइथ्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, ये देखिए ये है, मैं टच करके बता देता हूँ, एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर फॉर टैक्स कॉल्ड टाइथ्स। तो टाइथ्स दिया जाता था, वो भी सिर्फ नीचे के दो बॉक्स वाले ही देते थे, मतलब थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड लोग थे और जो थोड़े रिच पर्सन थे थर्ड स्टेट के, वो नहीं दिया करते थे। मतलब आप सोच रहे होंगे कि उन लोग कैसे देते होंगे टैक्स, मतलब उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा है और वो भी अब टैक्स इंक्रीज कर रहा है किंग, तो इसे टाइट्स कहा जाता था, आप लोग याद रखिए। और टाइट्स क्या होता है, टाइट्स होता है कि जो भी इन लोग फसल ग्रो करते हैं, पीजेंट्स, आर्टिजन, स्मॉल लेबर वेवर, जो भी मतलब इन लोग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसका जो 10% का जो मुनाफा या प्रॉफिट होता है, वो टाइट्स को, मतलब टाइट्स के रूप में क्लर्जी को दिया जाता है, या फिर चर्च के ऑफिशियल्स को दे दिया जाता है। अब नोबिलिटी भी टैक्स लिया करता था, जिसे हम फ्यूडल टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये शायद तक यहाँ पे लिखा नहीं है फ्यूडल टैक्स, पर मैं आपको एक्स्ट्रम बता देता हूँ कि फ्यूडल टैक्स में क्या होता था कि ये जो तीनों बॉक्स हैं थर्ड स्टेट के, आप लोग देख सकते हैं, ये तीनों ये थर्ड स्टेट के तीनों बॉक्स वाले, माने जो अमीर हो या गरीब हो, सब लोग फ्यूडल टैक्स दिया करते थे, जो कि नोबिलिटी के पास जाया करता था। नहीं दोस्तों, तीनों बॉक्स नहीं, नीचे के दो ही बॉक्स नोबिलिटी मतलब नोबल्स को फ्यूडल टैक्स दिया करते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्यूडल ड्यूज कहते थे। और अब एक और टैक्स है दोस्तों, जो कि ये टैक्स क्या था, ये टैक्स थर्ड स्टेट के तीनों बॉक्स के द्वारा दिया जाता था। अब तीनों बॉक्स के द्वारा दिया जाता था, सीधे किंग को दिया जाता था ये टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल, तो टाइल सीधा गवर्नमेंट के पास जाता था, मतलब कि किंग के पास, तो हमेशा टाइल कहते थे कि जो ये भी टैक्स सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जो कि किंग के पास जा रहा है। तो अब हम लोग ने पढ़ लिया है बिल्कुल टैक्सेस के बारे में, कहाँ क्या टैक्स लग रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, टेथ्स, टाइल,
फ्यूडल ड्यूज, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग एनटीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनटीएससी में भी यही सब क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अलग से एनटीएससी के लिए वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी एनटीएससी की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, जिससे आप लोग को भी एनटीएससी को कॉन्कर करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि एनटीएससी में 9th और 10th क्लासेस का कोर्स बस ही आता है। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स लिख लीजिएगा। टाइट्स मीन्स 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और करेंसी ऑफ फ्रांस लिवरेज से, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख लीजिए दोस्तों, वाई लुइस 17, लिखिए दोस्तों, वाई लुइस 16 was bound to increase taxes on the French people, ये लिख लीजिए, why Louis 16 was bound to increase tax on the French people, ये है एनटीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, the Bastille symbolized dash, तो इसमें आएगा the despotic power of the king, आंसर है, लिख लीजिए, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो इन लोग डायरेक्ट टैक्स जो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स दिया जा रहा है उसे टाइल कहते हैं। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लग रहे हैं दोस्तों, जो कि फ्रेंच के पीपल, मान लीजिए टोबैको सॉल्ट, मतलब ये जो एवरीडे कंजप्शन जो कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें का, उन पे भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। अब इन्हें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अब ये, और वो भी ये टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही स्टेट के लिए रहते थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी की वजह से फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया। और अगर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक और देखना चाहते हैं, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, तो मैं डाल दूंगा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और मैं आप लोग को मेन क्वेश्चन एक और लिखा देता हूँ, लिख लीजिए दोस्तों, व्हाट वाज सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, तो इसका आंसर लिख लीजिए, सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज अ feudal system. Society of estate was a feudal system structure of society in the France prevailing in the old regime. The entire French society was divided into three states. First state clergy, second state nobles, थर्ड स्टेट वर्किंग क्लास। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए थर्ड स्टेट्स कौन थे, तो आप सीधा एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, आप लिख सकते हैं थर्ड स्टेट्स वेयर वर्किंग क्लास बिलोंग्स फ्रॉम वर्किंग क्लासेस, क्योंकि जो जितने ही यहाँ पे लोग हैं वो सब वर्किंग क्लासेस से ही बिलोंग करते हैं। बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब मतलब वर्किंग क्लास के हैं, तो इसे हम लोग वर्किंग क्लास कहते हैं थर्ड स्टेट के लोगों को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखना है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखना है, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, हमारे चैनल पे डाला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, रिवाइज कर लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।